हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट या फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट से। क्लास बेस्ड कंपोनेंट ES6 की एक क्लास होती है, यानी जो आपने अब तक ES6 में क्लासेस बनाई है, जावास्क्रिप्ट में आपने क्लासेस का कंसेप्ट जो पढ़ा होगा ES6 का, वही एक ES6 की क्लास हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम आती है। और हम उसके अंदर एक स्टेट मैनेज करवाते हैं, कुछ स्टेट्स मैनेज करवाते हैं। यानी कि स्टेट क्या होता है? एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट होता है जो सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, जहां आप अपना जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करके रख सकते हो। यानी थ्रू आउट द कैलकुलेशन या थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन जितना भी आपको डेटा चाहिए वो आप स्टेट्स में स्टोर करके रख सकते हो, या स्टेट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हो। एक्चुअली वो स्टेट नाम का वेरिएबल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। फर्दर हम लोग वीडियोस के अंदर इस चीज को अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्शनली ये एक प्रॉप रिसीव कर सकता है, यानी हो सकता है कि कोई क्लास बेस्ड कंपोनेंट ऑप्शनली कोई प्रॉप रिसीव करे, यानी कोई प्रॉपर्टी रिसीव करे। या फिर आपको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करे। जैसे फंक्शंस क्या करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं, तो उस तरीके से हो सकता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट कोई एक प्रॉपर्टी प्रॉप रिसीव करे और रिटर्न में JSX प्रोवाइड करे। JSX या जावास्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट और जो हमारा HTML है उसका मिक्सचर, यानी HTML वो रिटर्न कर सकता है। तो पिछले एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह हमने अपना जो app.js था उसमें हमने जाकर चेंजेस किए, तो हमारे स्क्रीन पर चेंजेस दिख रहे थे। अभी मैंने एक इंस्टॉल किया है नया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर npm स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट, और इसी में हम लोग चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे दोनों टाइप के कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। तो ये हो गया मेरा npm स्टार्ट, और अभी ये मेरे को क्या करेगा, एक ब्राउजर पर ले जाएगा और ब्राउजर पर मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ब्राउजर खुल गया और यहाँ पर मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। और हम लोगों के सामने जो स्क्रीन अवेलेबल होगी वो कौन सी होगी? डिफॉल्ट app.js। तो ये app.js आपके सामने डिफॉल्ट अवेलेबल है। ओके, और ये यहाँ से क्या रिटर्न करिए, ये यहाँ से JSX रिटर्न करिए। तो गाइज इसी तरीके से आपके जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं तो वो भी HTML या आप कह सकते हो JSX रिटर्न करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है? ES6 की एक क्लास होती है जो ऑप्शनली एक प्रॉप रिसीव करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्रॉप्स उनको प्रोवाइड करो ही करो, बट ऑप्शनली एक प्रॉप रिसीव करते हैं और उनके बेसिस पर कुछ HTML हमको रिवर्ट बैक करते हैं या JSX रिवर्ट बैक करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाकर देखते हैं एक। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, SRC में जाऊंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पर फोल्डर का नाम दूंगा कंपोनेंट्स। ओके, तो ये मेरा कंपोनेंट्स का एक अलग से फोल्डर हो जाएगा। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर जस्ट एक फाइल बना दी, मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना चाहिए था, और न्यू फोल्डर और देन कंपोनेंट्स, और ये आपका कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर हो गया। यहाँ राइट क्लिक करके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं बना देता हूँ एक मेरा नया कंपोनेंट। तो मैंने नाम दे दिया इसको person.js। और ये जो मेरा कंपोनेंट है वो कैसा कंपोनेंट है? क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो चलिए, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। और आपको दो चीजों को इंपोर्ट करना होता है, यानी दो यहाँ पर इंपोर्ट्स करने होते हैं आपको। सबसे पहला रिएक्ट और कॉमा सेपरेटेड, दूसरा आपको यहाँ कॉमा सेपरेटेड कर्ली ब्रैकेट्स में आपको कंपोनेंट्स को या कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है, और फ्रॉम रिएक्ट। तो ये सिंटेक्स आपको यहाँ लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया। किसको इंपोर्ट किया? आपने रिएक्ट को और कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और लिखोगे क्लास, और फिर जो भी क्लास का नाम है, क्लास का नाम हमेशा उसकी फाइल के नेम जैसे ही होना चाहिए। तो पर्सन, देन एक्सटेंड्स, और फिर आप यहाँ पर लिख दोगे कंपोनेंट। ओके, तो ये आपका सिंटेक्स होना चाहिए, क्लास, पर्सन, फिर एक्सटेंड्स, कंपोनेंट, और ये कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये काम आएंगे हमारे कंपोनेंट की बॉडी बनाने के लिए। तो कंपोनेंट की बॉडी हो गई, और यहाँ पर कंपोनेंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। और ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को कॉल करेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है। ये हम लोग फर्दर वीडियोस में भी और अच्छे से समझेंगे, बट जस्ट अभी आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाकर इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर रेंडर नाम का एक मेथड कॉल करेंगे, और रेंडर नाम के इस मेथड के अंदर आप चलाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट, और इसमें आप जो भी रिटर्न करना चाहते हैं, यानी जो भी आप JSX रिटर्न करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक डिव बना देता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक सपोज पर्सन का नाम लेना चाहता हूँ, तो मैं H3 टैग में उसका नाम ले लेता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर
उस बंदे का जो भी नाम है वो भी फैच करवा देता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग h3 टैग और फिर जो भी नाम है बंदे का साथ में यहाँ फैच कर देते हैं सेम एज इट इज h3 टैग के अंदर ही। तो ये सारे आपको अभी टैग्स लग रहे हैं बट ये एक्चुअली टैग्स नहीं है, ये क्या है जावास्क्रिप्ट और XML का मिक्सचर, यानी जावास्क्रिप्ट XML मिक्सर JSX है ये। ओके, तो ये हो गया दिस। और अब हम लोग को क्या करना है h3, और h3 में मैं एक फिर से बंदे का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ये हो गया। और मैं इधर लिख देता हूँ नेम WS क्यूब टैग। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं पर्सन की डिटेल्स बना रहे हैं। सपोज सेम एज इट इज यहाँ h3 टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, और फिर मैं यहाँ पर एक और h3 टैग लेकर डिटेल्स में 11 ईयर्स लिख दूंगा। ओके, जस्ट हमने क्या किया है अभी यहाँ पर एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये हम लोग को जैसे आउटपुट दिखेगा उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे, और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये जो पर्सन जो लिखा हुआ है उसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ से आपको करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्लास का जो भी नाम है वो है आपका पर्सन। तो आपने क्या किया, एक क्लास बनाई और उस क्लास को बनाया किसकी मदद से, रिएक्ट और कंपोनेंट की मदद से। ये रिएक्ट क्या है गाइस, तो ये जो रिएक्ट है वो इस JSX को सपोर्ट करने के लिए। अगर रिएक्ट नहीं होगा तो ये जो JSX आपने बनाया है वो वर्क नहीं करेगी। ओके, क्योंकि ये HTML नहीं है, ये JSX है, दिखता HTML जैसा है बट है एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब आपने फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया इसको, और चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर। और ऐप कंपोनेंट में मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, मैंने ये सारा JSX हटा दिया एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। और अब हमें क्या करना है, ये जो पर्सन नाम का हमारा कंपोनेंट है उसको यहाँ इंपोर्ट करना है। तो चलिए क्या करना है हमको, इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको करना है, पर्सन को। तो इंपोर्ट करेंगे आप पर्सन, और फिर फ्रॉम में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप हो app.js में, आपको जाना कहाँ है, कंपोनेंट फिर person.js में। तो आप क्या करोगे, यहाँ लगाओगे ./ यानी अपने फोल्डर से अपनी फाइल से बाहर आओ, फिर कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाओ, और फिर पर्सन वाले फाइल पर जाओ। तो आपको यहाँ .js लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड होता है कि ये JS वाली फाइल को ही ट्रिगर करेगा। ओके, तो आपको यहाँ .js नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और लगा भी दोगे तो भी एरर नहीं है। तो अब मैंने ये हटा दिया और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर पर्सन को कॉल। ठीक है, चलिए पर्सन, और यहाँ से जो मैंने एक इंपोर्ट हटाया था वो था लोगो का, वो अननेसेसरी था इसलिए हमने उसको हटा दिया। और देखते हैं यहाँ ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो प्रॉप करके लिखा हुआ था उसको हटा दिया था, तो इसको एक बार रख देते हैं हम लोग। ओके, तो एक बार ये जो एरर्स दे रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरर्स है वो है सुपर प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो मैंने जस्ट एक बार के लिए उन एरर्स को कमेंट कर दिया, मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको क्यों एरर आ रही थी। और चलिए ये h1 टैग को हम लोग इस तरीके से हमने बनाया, और h1 टैग्स को आप देख पा रहे हो आ रहा है नेम हमारा इधर। मैं क्या करता हूँ, इनको डिव्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि नाम के सामने एग्जैक्टली नाम ही दिखे और कुछ ना दिखे। तो ये पहली डिव हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लेंगे। तो h1 टैग हटा देता हूँ और सीधा यूजर का नाम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया h1 टैग, और सीधा एज इट इज आप क्या करो, यूजर का नाम ले लो, ये यहाँ से कट और पेस्ट। ठीक है, एज इट इज एज के लिए भी हम बना देते हैं इसको। तो h1 टैग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि h1 टैग क्या कर रहा है, जो कंटेंट है उसको नीचे की तरफ ला रहा है। तो मैं एज और यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज द एज, सपोज 11 ईयर्स। तो इस तरीके से हटा दिया 11 ईयर्स। ओके, तो अब आप देख पाओगे कि ये यहाँ पर दिखा रहा है नेम WS क्यूब टैग एज 11 ईयर्स। ठीक है, अब आपको रीयूजेबल बनाना है इस कंपोनेंट को सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, इस कंपोनेंट को 2 बार यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप वापस पेस्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि एक बार फिर से ये इसी तरीके से यूज हो रहा है। अभी तो क्योंकि डेटा जो है वो स्टैटिक है तो हम लोगों को सेम डेटा दिख रहा है, बट हम लोग इन फ्यूचर इन फर्दर वीडियोस हम लोग डायनेमिक डेटा भी रेंडर करना सीखेंगे। तो आप देख रहे हो एक ही टाइप का कोड है, आपको रीयूज करना है। तो आपने क्या किया, इस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए जो आपने यहाँ पर एक आपका यूजर डिफाइंड टैग बनाया था उसको आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब आप एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तब आपको रिएक्ट और कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट में से। देन आपको जो कंपोनेंट बनाना है उसका नाम और फाइल का नाम सेम रखना है, और क्लास, और फिर आपका है पर्सन यानी उस कंपोनेंट का नाम हो गया, और एक्सटेंड्स कंपोनेंट। तो जो सुपर कंपोनेंट है यानी जो बेस क्लास है उसको ये क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, इसलिए यहाँ एक्सटेंस लगा हुआ है। देन रेंडर के अंदर आपको अपना मेथड रिटर्न करना है, और रिटर्न के अंदर जो भी आप JSX भेजना चाहते हो यानी जो भी आप डिजाइन भेजना चाहते हो वो यहाँ से आपको भेजनी है। देन इंपोर्ट के टाइम आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है पर्सन को कंपोनेंट में से, उस फाइल में से।
देन जिस नाम से आपने इंपोर्ट किया उसी नाम से आपको यहाँ पर टैग बना लेना है, ओके। क्योंकि ये टैग जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस कंपोनेंट को यहाँ पर। और सपोज आप कोई क्लोजिंग टैग ऐसे बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। जो पहले क्लोजिंग टैग बना हुआ था वो इसीलिए था कि आप इसके अंदर कुछ अगर पास करना चाहते हो तब के लिए, बट फिलहाल तो मैं अंदर कुछ पास नहीं करना चाहता। वो जो चीजें हैं वो बाद में मैं समझाऊंगा आपको। आप क्या करो, सीधा यहीं पर इसको क्लोज कर दो और आप देखोगे कि सेम एज इट इज ये आउटपुट दे रहा है। तो गाइज ये तो हो गया आपका सबसे पहला कंपोनेंट जो कि है क्लास बेस्ड और इस तरीके से बना हुआ है। अब मैं कंस्ट्रक्टर को एक बार फिर से ले आता हूँ वापस इधर, और आपको क्या करना होगा, इधर लगाना होगा सुपर, एंड सुपर में आपको यहाँ पर जस्ट प्रॉप्स पास कर देंगे। प्रॉप्स क्या है ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ओके। तो अब ये बोल रहा है आपको यूजलेस कंस्ट्रक्टर, बट ये यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको नीचे एरर दे दे कंसोल में, बट ये आपको यहाँ एरर नहीं देगा बिकॉज हमने अभी प्रॉप्स नहीं समझे हैं। इसलिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को तो जस्ट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्लास का हिस्सा था इसलिए मैंने साथ साथ में आपको बता दिया। फिर जब हम लोग प्रॉप समझेंगे तब हम लोग वापस इस कंस्ट्रक्टर को अच्छे से यूज करके देखेंगे। तो गाइज ये तो हमारा हो गया सबसे पहला क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट की। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है। तो जिस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट में अब तक फंक्शंस बनाए होंगे उसी टाइप का एक फंक्शन होता है, और वो भी ऑप्शनली प्रॉप्स रिसीव करता है और मैंडेटरी जेएसएक्स को रिटर्न करता है। यानी जेएसएक्स रिटर्न तो जरूर करेगा, चाहे प्रॉप्स जो है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, प्रॉप्स जो रिसीव करे ना करे, लेकिन जेएसएक्स रिटर्न जरूर करता है। और ये क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर एक मैं नया बना देता हूँ पर्सन के बाद। यहाँ सपोज मैंने दे दिया मैन, ओके, डॉट जेएस। सपोज चलिए यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फाइल को वापस बना देते हैं चलिए। और मैंने क्या कर दिया, मैन डॉट जेएस, ओके, दिस इज फॉर अ मैन। और यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंपोर्ट नहीं भी करोगे रिएक्ट को तब भी ये काम करता है, बट हम लोग रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं करना है, कंपोनेंट इंपोर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी से इनहेरिट नहीं होते, ओके। तो आप क्या करोगे, दो तरीके आपके पास बनाने के। सबसे पहले आपने लिखा फंक्शन, और जो फंक्शन का नाम है वो, देन इस तरीके से जो आप ट्रेडिशनली फंक्शंस बनाते आए हो वैसे, और फिर आप यहाँ पर रिटर्न के अंदर क्या करने वाले हो, रिटर्न करवाने वाले हो जो भी आप भेजना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक अभी h1 टैग भेज देता हूँ, और h1 टैग में हे आई एम अ मैन ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो हे आई एम अ मैन लिख दिया, और लास्ट में इसको भी एक्सपोर्ट करवाना मैंडेटरी है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैन को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। ये एक छोटा सा आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। और फंक्शनल कंपोनेंट में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और फिर आप क्या करोगे, जैसे आपको सपोज पर्सन के अंदर मैन चाहिए या ऐप डॉट जेएस में मैन चाहिए, वो पहले आपको डिसाइड कर लेना है। सपोज मुझे क्या करना है, पर्सन के अंदर मैन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट मैन फ्रॉम, और वो जस्ट इसके पास में है तो डॉट स्लैश मैन, ओके। तो डॉट स्लैश मैन को आप यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो देखिए पर्सन से हटके बाहर गया, डॉट स्लैश मैन, और फिर आप इस डिव के अंदर यहाँ पर मैन वाले कंपोनेंट का नाम लिख सकते हो, ओके। तो ये मैन वाला कंपोनेंट यहाँ पर फैच हो जाएगा, और आप देख रहे हो ये जेएसएक्स का एक एलिमेंट बन चुका है। वो एक्चुअली क्या है, एक कंपोनेंट है। और मैं इसको सीधा ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो आप देखोगे हे आई एम अ मैन इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सपोज अभी ये जस्ट एक एग्जांपल था फंक्शनल कंपोनेंट को समझाने के लिए। आप इससे भी कोई दूसरी चीज करवा सकते हो, कुछ दूसरी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और जो डिफॉल्ट में आपके पास एक कंपोनेंट आता है वो भी क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट ही होता है। तो आप देख रहे हो ऐप डॉट जेएस नाम का ये जो कंपोनेंट है वो डिफॉल्ट में भी क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और फंक्शनल कंपोनेंट को आप मल्टीपल प्लेसेस पर भी यूज कर सकते हो, और इसी तरीके से आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट को भी कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पर मैन, और फिर डॉट स्लैश जो भी है हमारा ये लगा देते हैं, मैन से इसको इंपोर्ट करना है, और पर्सन के नीचे अगर मैं मैन को यहाँ कॉल करूंगा तो आप देखोगे कि दो बार जो है वो मैन वाला हमारा जो भी मैन में हमने लिखा था वो दो बार दिखेगा। क्योंकि पहली बार किस में दिख रहा है, पहली बार दिख रहा है हमारे इस वाले के अंदर यानी ऐप डॉट जेएस में, और दूसरी बार किस में दिख रहा है, दूसरी बार पहली बार दिख रहा है हमारे पर्सन डॉट जेएस में, और दूसरी बार दिख रहा है हमारे ऐप डॉट जेएस में। तो कंपोनेंट्स इसीलिए रीयूजेबल होते हैं क्योंकि उनको आप जितनी बार भी चाहो यूज कर सकते हो, जहां जहां चाहो यूज कर सकते हो, वो एज इट इज वर्क करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कुछ प्रॉप्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज अगर अलग देते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग भी काम कर सकते हैं
कंपोनेंट्स, और अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज नहीं देते हो तो स्टैटिक भी बना सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया पहला तरीका फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का। दूसरा तरीका एक और है, आप क्या करो, यहाँ पर लगा दो कॉन्स्ट और यहाँ आप इसको एरो ऑपरेटर की मदद से फंक्शन बनाओ। ओके, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। काफी जगहों पर आपको ये भी तरीका यूज करता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये जो एक्सपोर्ट है उसमें अभी आप देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आप पर्सन ना लिखकर यहाँ आप पी लिखकर भी इंपोर्ट करोगे तो पी लिखकर भी इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए, पी लिखकर इंपोर्ट किया, मैन के लिए मैंने एम लिखकर इंपोर्ट किया, तो ये भी इंपोर्ट हो जाता है और एज इट इज वर्क करेगा, फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप चाहते हो स्ट्रिक्टली कि नहीं, अगर कंपोनेंट जो है मैन नाम से है तो सिर्फ मैन नाम से ही आना चाहिए, तो आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटा देना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा इसी जगह पर साथ में एक्सपोर्ट लगा देना। ओके, तो ये हो जाएगा एक नेम्ड एक्सपोर्ट। अब आप जब एम मैन को एम से इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको मना कर देगा, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अब आपको यहाँ स्ट्रिक्टली करली ब्रैकेट्स के अंदर मैन ही लिखना पड़ेगा। वेरेज हम देख रही है अभी भी ऊपर पी ही लिख के चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, और रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट लगाया और फिर मैंने मैन को कॉल किया है, और नेम्ड एक्सपोर्ट को आपको क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर, और अभी भी एरर दिखा रहा है। अब जो एरर है वो person.js में है, तो चलिए देख लेते हैं person.js में जाकर, और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। और अब रिफ्रेश करते हैं एक बार, और अब आप देखिए अब एज इट इज काम करने लग गया। तो नेम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप जिस नाम से भेज रहे हो उसी नाम से इंपोर्ट करना है, ठीक है। वेयर एज आप जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप किसी भी नाम से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और किस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग किस तरीके से बने हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको खुद से जब बनाएंगे इन सारे कंपोनेंट्स को, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।